शहरे इक़्तिदार में सियासी जल्जले की गूंज। दाल पक चुकी है लेकिन दाल में कुछ काला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। सेम पेज के गुब्बारे से हवा निकलती हुई नजर आ रही है। ऑपोजिशन के कैंप में जाकर बैठना, हाथ मिलाना और नून लीग के साथ इतनी बेरुखी की धमकी देना, क्या पीपल्स पार्टी अब बाकायदा ऑपोजिशन बेंचेस पर नजर आएगी? विफाक में बेवफाई की बू आ रही है। मुनाफिकत यहाँ ये सियासत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक हाथ से मुज़ाकरात का झंडा लहरा रहे हैं तो दूसरे हाथ से बानी पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ताली बजाने की ख्वाहिश रखने वाली हुकूमत को बड़ी अदालत से बड़ी रुसवाई का सामना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर भी होने वाला है। फाइनल वार्निंग आ चुकी है। 12 रबीउल अव्वल के बाद होगा पूरा मुल्क जाम और कराची से उठने वाली वो सिस्की जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। ये सिस्टम नहीं चल सकता क्योंकि सिस्टम तबाह हो गया है। रन डाउन विद शुमाइला नियाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुद्दे पर कि एक तरफ हाथ मिलाने की दावत तो दूसरी तरफ कानूनी जंग का नया महाज। क्या ये मुफाहमत का आगाज है या किसी बड़ी सियासी साजिश का जाल है? शहबाज शरीफ ने हाथ तो बढ़ा दिया, मगर क्या ये दोस्ती का पैगाम है या कोई नई चाल है? इस्लामाबाद के सियासी उफक पर बादल गहरे हो रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, मगर क्या दूसरा हाथ ताली बजाने के लिए तैयार है? आज का दिन पाकिस्तानी सियासत से बहुत सारे सवालात लेकर आया है और बहुत सारे सवालात छोड़ गया है। एक तरफ मुज़ाकरात की मेज सजने की बातें हो रही हैं तो दूसरी जानिब अदालती हुक्मनामे को रोकने की आखिरी कोशिशें। खेल अब बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर वही पुरानी पेशकश दोहरा दी है जिसका चर्चा ऐवानों में बरसों से होता आ रहा है। बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का लहजा कुछ बदला सा था। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन आए और मामलात को मेज पर बैठकर हल करे, हम तैयार हैं। कौमी असेंबली हो या काबीना का इजलास, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की मुआशी तरक्की और जमहूरियत को तक़वियत देनी है तो मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। मगर सवाल यह है कि क्या ये पेशकश दिल से है या नहीं, या फिर ये सिर्फ वक्त गुजारी का एक बहाना है? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। सो जनाब इज़्ज़त माआब वज़ीर आज़म साहब, ताली तो तब बजेगी जब दूसरा हाथ आज़ाद होगा, जब जेलों के दरवाजे खुलेंगे और मुकालमे की फिजा कायम होगी। क्या अपोजिशन इस दावत को कबूल करेगी या इसे एक सियासी ट्रैप समझकर मुस्तरद कर देगी? दूसरी जानिब कानूनी महाज पर हुकूमत को आज एक ऐसा झटका लगा है जिसने अदालती ऐवानों में हलचल मचा दी है। क्या बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली रोकने की हुकूमती कोशिशें रायग आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी की दरख्वास्त पर एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया और दरख्वास्त वापस कर दी। वही दरख्वास्त जिसके जरिए हुकूमत अदालती फैसले को रोकना चाहती थी। यानी हुकूमत इतनी जल्दी में थी कि कानूनी तकाजे भी पूरे ना कर सकी। यह महज एक तकनीकी गलती है या फिर वक्त हासिल करने का एक हरबा है? ज़राए ये कह रहे हैं कि अब इस दरख्वास्त में तरमीम की जाएगी, नए नकात शामिल होंगे, जबकि दूसरी जानिब महाज बहुत गर्म है। बानी की हस्पताल मुंतकली के मामले पर वकील खालिद यूसुफ चौधरी तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर अडयाला जेल पहुंच गए हैं। बानी के वकला ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हुकूमत को डर है कि बानी की अस्पताल मुंतकली के बाद सियासी मंजरनामा बदल जाएगा? हुकूमत का तजाद नहीं रहा, खुलकर आ गया सामने। एक तरफ आप कहते हैं कि जी के मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी जानिब आप एक कैदी को तिब्बी सहूलियात देने के अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। क्या मुज़ाकरात और कानूनी दुश्मनी एक साथ चल सकते हैं? इसे बौखलाहट का नाम दिया जाए या क्या कहा जाए? हुकूमत दबाव में है। एक तरफ पीटीआई की लॉन्ग मार्च की धमकियां हैं तो दूसरी जानिब
अदालती अहकामात भी सर पर मंडला रहे हैं और अब इस पर हुकूमत की ये तरमीम शुदा नजर सानी की दरख्वास्त। ताली बजाने की ख्वाहिश रखने वाले वजीर आजम क्या वाकई दिल से अमन चाहते हैं या फिर सिर्फ ऑपोजिशन को उलझाने का एक तरीका वारदात है? आज विफाकी काबीना के इजलास में जिस तरह पेट्रोलियम रिलीफ का चर्चा किया गया, इससे तो साफ लगता है कि हुकूमत अपना अवामी ग्राफ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि क्या वजीर आजम का ये बामकसद मुकालमा वाकई किसी नतीजे पर पहुंचता है या फिर भी माजी की तरह एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो ये है कि तकरीबन लगभग कोई 48 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, अभी तक जो है वो बानी पीटीआई को हस्पताल शिफ्ट नहीं किया जा सका। आपको नहीं लगता कि ये तौहीने अदालत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर है। बहरहाल जो मुलाकात का है अभी भी वक्त बाकी है। मुझे इसके ऊपर अपडेट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो जरूर इम्प्लीमेंट होंगे और अगर खुदा न खास्ता नहीं होते तो फिर उसका जो भी जवाबदेह होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के आगे। लेकिन अभी टाइम है और मुझे लगता है कि ये विद इन द टाइम ये चीजें जो हैं ये वर्कआउट हो जाएंगी। नहीं, नजर सानी की दरख्वास्त मतलब ऐसा क्या है? मतलब लाइक देखें, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, सियासतदान है, सीनियर बंदा है, तबीयत नहीं ठीक है, दिल काम सही नहीं कर रहा है, नब्ज ठीक नहीं चल रही है, वो अगर हॉस्पिटल जाना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? इतनी ताखीर क्यों की जा रही है? देखिए, उसमें खान साहब की हेल्थ का भरपूर तरीके से इलाज होना चाहिए, उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो नजरसानी की दरख्वास्त है उसकी जो बेसिस है वो ये है कि इलाज कहाँ से होना है और कैसे होना है, ये मैंडेट जो है ये अदालत का नहीं है। इसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए है और वो मेडिकल बोर्ड के पास होती है। अगर मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि उनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है और ये प्राइवेट इलाज होगा, तो फिर तो बिल्कुल कोई उसमें मसला नहीं है, वो इलाज बाहर हो सकता है। और अगर वो मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, आप इसको बैरून मुल्क से करा दें, तो फिर भी उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर राना साहब, अगर मिसाल के तौर पर ये हो जाए, अगर मिसाल के तौर पर बानी पीटीआई का इलाज जो है वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो क्या अगर बाहर हो जाए इलाज तो क्या हुकूमत बानी पीटीआई को फिर बाहर जाने की इजाजत देगी? देखिए, अगर मेडिकल बोर्ड और डॉक्टर्स जो कि उस बोर्ड का हिस्सा होते हैं वो ये रिकमेंडेशन दे दें कि इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ का इलाज जो है, मेडिकल बोर्ड ने ये कहा कि ये रिकमेंडेड है कि वो इलाज बैरून मुल्क से करा दें। जो उनके डॉक्टर हैं जो इनको ट्रीट करते रहे, बेहतर वही इलाज कर सकेंगे। तो उसी बेसिस पे फिर मियां नवाज शरीफ ने बाहर ट्रैवल किया था। तो अगर ऐसी कोई रिकमेंडेशन डॉक्टर्स की तरफ से आती है तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर फिर गुंजाइश इस चीज की निकल आएगी, लेकिन ये तो मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल सही बात है। वैसे अच्छा, मैं एक और सवाल जो करना चाह रही हूँ आपसे, ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ऑपोजिशन को बामकसद मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं कि आए, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर चलते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद जो है वो अदालती फैसले को भी चैलेंज किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात की दावत है या कोई नई कानूनी जंग चल रही है? और अगर चल भी रही है तो क्या ये तजाद नहीं है? नहीं, तजाद नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आप उनको अस्पताल हम शिफ्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने तो खान साहब की आंख के इलाज के लिए उनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया था, बल्कि शिकायत ये थी कि अस्पताल शिफ्ट कर दिया लेकिन फैमिली को और मीडिया को नहीं पता चला। तो हम उनको हेल्थ की रसाई और वो तो हर लिहाज से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उनको जो शिफ्ट कर वो उसका मेडिकल बोर्ड के थ्रू होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने नजरसानी जो की है वो टेक्निकल बेसिस पे की है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि खान साहब एक कैदी हैं और उनकी ट्रीटमेंट प्रिजन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक होनी है। लेकिन उसके अलावा जो मेंबर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो मेंबर्स, जो पीटीआई एज ए जमात मौजूद है, तो उनके साथ तो बातचीत एक अलग प्लेटफॉर्म पे होनी है। वो
उसकी गुफ्तगू का दायरा मदार या उसकी जो गुफ्तगू है वो खान सेंट्रिक तो नहीं होनी ना। 2500 और चीजें हैं जिन पे बातचीत हो सकती है। तो उसके लिए तो हम तैयार हैं, और बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज का इंदिया दिया है कि ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जल्द हो सकती है। और अगर ऐसी मुलाकात होती है तो उसको हम भी वेलकम करते हैं, और उससे ऑपोजिशन, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन के दरमियान में जो दूरी है वो कम हो जाएगी, फासले जो है वो कम हो जाएंगे। वैसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को लिया जाए ना, तो वो गुफ्तगू जो है ना बड़ी पॉजिटिव रहती है, लेकिन हालातों वाक़यात जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और ही कहती हैं। अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बयान आया है कि दाल में कुछ काला है, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपने भी वो दाल देखी है कि नहीं देखी है? क्योंकि हमें तो अभी तक नज़र नहीं आ रही, ना दाल नज़र आ रही है, ना कुछ काला नज़र आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दाल है उसमें कुछ काला है। और इसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शुक्र है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पूरी काली दाल जो है वो नज़र नहीं आई। क्या इसका मतलब यह है कि राना साहब को भी जो दाल है वो पूरी की पूरी काली नज़र आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। राना साहब का जो मतलब था वो ये था कि जब आप इतनी बड़ी हुकूमत हो और हजारों मामलात हो तो हर चीज पे एग्रीमेंट नहीं होती, और ये एक सिलसिला होता है जो चलता है। आप तो दाल में अगर कुछ दाने काले हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये उन्होंने गुफ्तगू की थी कोalition के हवाले से। जहां तक एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के तल्लुकात की बात है तो वहां तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और हम नहीं समझते कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसके जरिए जो रिलीफ खान साहब को मिला है उसके पीछे कोई कहानी है या कोई साजिश है या कोई स्टोरी है। उनकी हेल्थ का मामला है, वो उस पर अगर उनको फैसिलिटेशन मिली है तो वो हम भी दे रहे थे, अगर अदालत के थ्रू मिल गई है तो हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन राना साहब, आपको नहीं लगता कि जब दाल पक रही होती है और जो काला होता है ये पहले ही निकाल देना चाहिए? ये दाल पकने के बाद ही कुछ काला क्यों नजर आता है? देखिए, बात ये है कि जब दाल पकने से पहले अगर काले दाने निकल आए तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर दाल पक भी जाए और उसमें फिर काले दाने नजर आए और फिर आप निकाल दें, बेसिकली तो खाने से पहले निकल जाने चाहिए ना काले दाने। उसके अंदर बड़े बहुत सारे मौके हैं कि आप चीजों को दुरुस्त कर लें। तो ऐसे अभी कोई खतरनाक सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और कोई ऐसा कोई कंसर्न भी नहीं है हुकूमत के लिए कि जिसके लिए हम परेशान हो या कोई ऐसा कोई मामला नजर आ रहा हो। अभी इस वक्त तो नहीं। यानी लग रहा है कि बड़ी हुकूमत बड़ी तसल्ली बख्श है वैसे। अच्छा, बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ अब हमने नहीं चलना, हमारे रास्ते जो है ना वो अलग अलग हो गए हैं और ये हम ताउन नहीं करेंगे। और जीबी इलेक्शन तक तो आप लोग बड़े साथ साथ थे, और कश्मीर इलेक्शन के बाद जो है वो ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने अपना बयानिया ही बदल दिया है? देखिए, वो जोश खिताबत के अंदर और नौजवान क़यादत है बिलावल साहब, उन्होंने इलेक्शन के माहौल में बहुत सारे इल्जामात लगाए, लेकिन अब आप देख रही हैं कि दिन ब दिन जो एक गर्मी वाला माहौल था वो सर्द सूरत हाल की तरफ जा रहा है। और वो जो जुबान थी, वो जो लहजा था, और वो जो पार्टी मेंबर्स की बयानबाजी थी, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जो मोमेंटम है वो खो रही हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ जो है अभी कोई जो मामलात हैं वो बेहतरी तरफ जा रहे हैं। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और सदर की भी बड़ी एक खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। तो बिलावल साहब जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी अलग सियासत करते हैं, नौजवान है, तो उनको यानी हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है ना वो एक लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। अच्छा, क्योंकि कश्मीर इलेक्शंस पर कहा कि जी ये जो मुतनाज़ा हुकूमत है हम इसको नहीं मानते, ये हुकूमत आपको बहुत मुबारक हो, हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन विफाक में तो आप दोनों साथ होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ हैं? एक तरफ साथ चलते हैं तो दूसरी जानब नहीं चलते। देखिए, हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर उनकी हरकतों की वजह से और इल्जाम तराशी की वजह से आपका जो सवाल है वो उनके ऊपर बनता है। हम इसकी पहल नहीं करते, हमें मजबूरन जवाब देना पड़ता है। बहरहाल ये इमेच्योरिटी है कि आप सिस्टम का हिस्सा भी हो और आप उस सिस्टम को लाते भी मारें, आप अपने ही ऊपर कीचड़ फेंके। तो ये पीपल्स पार्टी अपने ही ऊपर कीचड़ फेंकती है, क्योंकि ये सवाल फिर आपका बन जाता है ना जब वो इस तरह की बातें करती है। तो हम उनको यही समझा रहे हैं कि इस तरह की रेटरिक से आप अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं।
आप कह तो हमें रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद कह रहे हैं अपने आप को हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेसी जो है वो आप अपनी बयानबाजी से अपना ही चेहरा दिखा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसे। अगर इतने ही आप समझते हैं कि आप हमारे ऊपर जो इल्जामात हैं दुरुस्त हैं, तो आप उस सिस्टम का हिस्सा भी बने हुए हैं। यही हमारा बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा भी बने हुए हैं। सिस्टम वो भी उस सिस्टम का जिसके बारे में ये बातें हो रही हैं कि ये चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये चल तो रहा ही है ना। एक दूसरे का आसरा है, कोई गिरता है, कोई किसी को संभाल लेता है। अच्छा, 28वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं, इसके बारे में कुछ पता है कि 28वीं तरमीम कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगी? नहीं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं बना जिसके ऊपर कोई बातचीत हो। ये सारी क्या सराइयां हैं, और जब तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सामने नहीं आता तो आप उसमें जो मर्जी कह दें कि 28वीं तरमीम में ये आ रहा है या वो आ रहा है, या जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। ना हुकूमत के अंदर कोई ऐसी कमेटी फॉर्म हुई है जो ड्राफ्ट पे काम कर रही है। राणा साहब, आप बताते नहीं है या बताना नहीं चाहते, क्योंकि 27वीं तरमीम के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि पता नहीं है, फिर अचानक जो है वो 27वीं तरमीम भी नमूदार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ पक गया हो और बाद में जो है ना पता चला कि जी 28वीं तरमीम तो बिल्कुल तैयार थी? देखें, ये तो फिर जब आएगा तो फिर हम कह सकते हैं। अभी तो ऐसी कोई बातचीत हमारे सामने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल से अभी तक फिलहाल कोई ऐसी बातचीत आपके सामने नहीं है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जारी है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी दाल जो है वो पक चुकी है। दाल में कुछ काला है, या फिर लगता है कि पूरी की पूरी सियासी दाल काली हो चुकी है? शहर इक़्तिदार की फिजाओं में आजकल कौन सी नई खिचड़ी पक रही है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये अचानक पैंतरा बदलना, क्या ये महज एक इत्तफाक है या फिर किसी बड़े सियासी तूफान से पहले की खामोशी? आजकल पीपल्स पार्टी का रुख तेजी से कभी दाएं और कभी बाएं हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शहबाज हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में उस वक्त हलचल मच गई जब कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑपोजिशन के कैंप में जा पहुंचे। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और सलमान अकरम राजा जैसे सख्त गिर ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ बैठकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो सब कुछ कह दिया जो इससे पहले ढका छुपा था। मीडिया के सामने आकर उन्होंने पहला वार एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुक पर किया है। दो टोक अल्फाज में कह डाला, दाल ठीक नहीं है, दाल में कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो काला क्या है, मगर कुछ तो ऐसा है जो आज नहीं तो कल सही सबके सामने आ जाएगा। यानी बिलावल ने तो मौजूदा सियासी जो सेटअप है उसके खिलाफ खुली चार्जशीट ही दे दी है। यह शक जाहिर करता है कि जो सेम पेज की कहानी सुनाई जा रही थी वो अब किस्सा पारीना बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून के लिए यह सब कुछ किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब हम साथ नहीं चल सकते, अब ये ताउन नहीं होगा, कानून साजी में हम नून लीग का साथ नहीं देंगे, पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें वरना हमारी राहें जुदा जुदा हैं, यानी ये रास्ता फिर हमारा जुदा है। उन्होंने बरहमी के आलम में शिकवा किया है कि क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसा सलूक नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किया है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात धांधली का जख्म हरा कर रहे हैं। वहां पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर गोलियां चलाई गई, खून बहाया गया, और नून लीग की हुकूमत खामोशी से यह तमाशा देखती रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुस्से में आकर यहां तक कह दिया है कि ये मतनाज़ा हुकूमत आपको मुबारक हो, हम अब जो है वो ऑपोजिशन में बैठेंगे। क्या ये बरसों पुरानी सियासी दोस्ती का अलमनाक इख्तिताम है, या फिर ये किसी नए सौदेबाजी का कोई बहुत महंगा तरीका है? एक तरफ नून लीग से ये बढ़ती हुई दूरियां हैं, तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई के लिए अचानक पैदा होने वाला ये नरम गोशा सबको हैरान कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म क्या दिया? बिलावल भुट्टो ने इस फैसले का खैर मकदम कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है, और
एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते, और अगर किसी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। सिलसिला सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर मोहसिन नकवी के सिस्टम तबाह होने वाले बयान पर भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपका ये निज़ाम वाकई नाकारा हो गया है तो फिर मेरी उल्टी गिनती वाली बात को आप दुरुस्त समझें। 1973 के आइन को मुझे ये बताएं कि कब उसकी असल रूह के मुताबिक चलने दिया गया है। जब आप निज़ाम को मफलूज करेंगे, उसे आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, तो वो ऑब्वियसली गिरेगा ही। बिलावल का ये जारहाना अंदाज बताता है कि अब वो बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम की राय के साथ खड़ी होगी, और जो कदम इत्तफाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। तो नाज़रीन, ये तो हुआ इत्तेहादियों का दुख, लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने भी हुकूमत को हर तरफ से घेर लिया है। पीटीआई ने पहले 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, तो अब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी मैदान अमल में निकल आए हैं। उन्होंने हुकूमत से पेट्रोलियम लीवी ख़त्म करने का मुतालबा एक बार फिर करते हुए कहा है कि 12 रबी अव्वल के बाद पूरे मुल्क में एक ऐसी तारीखी हड़ताल होगी कि पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग जो है वो मामूली नहीं है। उन्होंने वाज़े कर दिया है कि अगर जमात इस्लामी के कारकुन इस्लामाबाद की तरफ गए तो वो अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे और बातचीत नहीं होगी। कि अगर आप इन सारी चीज़ों को जो हम इश्यूज़ के हवाले से कर रहे हैं, जब इसका रास्ता रोकेंगे और नहीं सुधरेंगे तो फिर बिलाखिर हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू होगी। सो सूरत हाल ये बन चुकी है कि हुकूमत के लिए हर तरफ से हर रास्ता बंद हो गया है। एक तरफ बिलावल भुट्टो का दाल में कुछ काला वाला बयानिया जो हुकूमत की जड़ों के अंदर बैठ गया है, तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी और पीटीआई की एहतजाजी तहरीकें सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करने को तैयार हैं। क्या शहबाज हुकूमत इस कड़े इम्तिहान से निकल पाएगी, या फिर बिलावल की गिनती का वक्त अब पूरा हो चुका है? ये बिसात बिछ चुकी है, खिलाड़ी आमने सामने हैं। अब देखना यह है कि कौन जीतता है और शिकस्त किसकी होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन नकवी के बयान की तरह मुल्क का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो ना हो, लेकिन क्रिकेट का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। सो मोहसिन नकवी साहब ज़रा इधर भी नज़रसानी कीजिए, क्योंकि लीड्स के मैदान में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो है वो एक मरतबा फिर लड़खड़ा गई है। क्या ये टेस्ट मैच है या कोई डरावना ख्वाब है? 171 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई है। इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए, यानी तू चल मैं आया। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कौमी क्रिकेटर यासिर हमीद साहब। यासिर हमीद साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये जो इंग्लैंड में होने वाले 3 टेस्ट मैचेस हैं, इनकी सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर बात करने के लिए जो है ना वो मैंने आपको मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंग्लैंड में हमें पता है इंग्लैंड की कंडीशन जो है वो ऑब्वियसली जो एशियन टीम्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होती है। हमेशा से इस तरह होता आया है कि पाकिस्तान जब भी पहला टेस्ट मैच खेलता है इंग्लैंड में तो डिफ़िकल्टी तो होती है, लेकिन जितना जल्दी हम रिकवर कर सकेंगे उतना जल्दी हम सीरीज़ में वापस आ सकते हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थी परफॉर्मेंस, क्योंकि एक तो अनलकीली मेरे ख्याल से टॉस जो है वो पाकिस्तान ने लूज़ किया, उसका भी मैं समझता हूँ एडवांटेज जो इंग्लैंड ने बहुत भरपूर उठाया है। दोनों बॉलर्स ने 5-5 आउट किए। फिर थोड़ा यह था कि रेजिस्टेंस शो की अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, बहुत ही क्लास की इनिंग खेली। मैं समझता हूँ कि जो अपनी फॉर्म है उसको उन्होंने कैरी किया, जो वेस्ट इंडीज़ की फॉर्म है। तो साथ ही साथ बाबर आजम का ना होना, ये बैटिंग ऑर्डर में
एक मैं समझता हूँ एक धचका था उसका अनफिट होना। बट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को फिर भी 220, 230, 240 तक जाना चाहिए था कोलैप्स होने के बावजूद भी, क्योंकि जो टेल्स होते हैं वो भी 10-10, 15-15 रन ऐड करती है। हम देखते हैं हर टीम की टेल करती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टेल जाती है और बस हमारी टेल आउट होके आ जाती है। आउट ठीक है, आउट तो होके positive- आ जाती है। यासिर साहब, वैसे आपने भी जो है ना वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है, आपको क्या लगता है वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, पिचेस कैसी हैं? क्या वाकई इतनी बुरी हैं कि हमारे बल्लेबाज जो हैं वो 50 ओवर्स भी जो है ना वो नहीं कर पाते? हाँ देखिए, बिल्कुल जो पहले दिन जो कंडीशंस होती हैं वो डेफिनेटली बॉलर को बहुत फेवर करती है। जो हम देख रहे थे जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, वॉबल हो रहा था, उसमें तो डेफिनेटली एक बड़ी ही चैलेंजिंग कंडीशन है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने अपनी बैटिंग से और इमाम ने भी काफ़ी हद तक अपनी बैटिंग से प्रूव किया कि अगर आप की टेक्निक अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी शॉट सिलेक्शन अच्छी है, तो आप किसी भी पिच पे रन कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट मैं समझता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है और आप किस तरह अप्रोच करते हैं अपनी इनिंग को। तो आई थिंक कि ये चीज़ थोड़ा सोचने पड़ेगी। और जितने भी हमारे बैट्समैन हैं, क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप बॉडी के करीब नहीं खेलोगे, लेट नहीं खेलोगे, आपके लिए रन मतलब करना अभी इतना अभी आसान ये जो नहीं है। बेसिक चीजें हैं क्रिकेट के बारे में, अभी हमारे बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को यही चीजें सीखने की जरूरत है। अभी हमने इन मामलात में ठीक होना है। वैसे एक चीज है कि जिस पिच के ऊपर इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो अगर 5-5 विकेटें ले सकते हैं, वहां हमारे तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इतने बेअसर क्यों नजर आते हैं? सीरियस नहीं है क्या? देखें, एक तो उनकी होम कंडीशन है, दूसरा आपकी जो बात के बेसिक्स, तो हर प्लेयर बेसिक्स के साथ ही आगे चलता है, लेकिन जो बेसिक्स पे काम करते रहते हैं, अपने कैरी ऑन करते हैं, वो ही इस तरह की कंडीशंस में कामयाब होते हैं। तो मैं फिर अगेन मैं कहूँगा सिर्फ बाबर आजम है या अब्दुल्ला शफीक हैं, तो बेसिक्स पे काम करते हैं। बाकी भी बैट्समैन बेसिक्स पे चले। और बॉलर्स का जहाँ तक आपने बात की, बॉलर्स को अपनी दे वर ऑल ओवर द प्लेस। हमारे जो बॉलर्स हैं अब्बास को छोड़ के, जो हमारे मोहम्मद अली और दूसरा फरम शहजाद हैं, दे वर ऑल ओवर द प्लेस। तो इंग्लैंड में बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग चाहिए आपको, टेम्परामेंट चाहिए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। हमने देखा कभी एक बॉल टांग पे हो रही थी, एक बॉल ऑफ स्टंप के बाहर होती थी, 4 बॉलें वो विकेट में करते थे, तो वो 2 बॉलों पे तो बाउंड्रीज कंसीड कर देते थे, तो उसका फायदा नहीं है, प्रेशर बिल्ड नहीं होता। तो अब्बास ने जो अच्छी बॉलिंग की है, 9 ओवरों में 34 रन दिए, एक आउट के, तो उधर दूसरे एंड से 70 रन पड़ गए आपको 10 ओवरों में, तो वो ऑब्वियसली आप प्रेशर में आएंगे। अब चूंकि आज का दिन तो मेरे ख्याल से बारिश की नज़र मोस्टली हो गया है, लेकिन फिर भी स्टिल मैं समझता हूँ इंग्लैंड का अपर हैंड है और वो कोशिश करेंगे 150 पौने 200 रन की लीड लेके पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में बिल्कुल सही। आजकल तो क्रिकेट में जो है ना वो पाकिस्तान के अलावा सभी का जो है ना वो अपर हैंड ही चल रहा है। वैसे आपको नहीं लगता कि जो फेसेस हैं क्रिकेट में, क्रिकेट के मैदान में, हम बार बार उन्हीं फेसेस को देख रहे हैं? नया टैलेंट जो है वो आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है वैसे जो नए फेसेस नहीं आ रहे? एक तरफ बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस हरा रहा है और हमारे हालात जो है वो जूं के तूं हैं। देखिए, बिल्कुल फेसेस होने चाहिए, न्यू फेसेस। मैं हमेशा कहता हूँ नया प्लेयर आए, बट प्रोसेस से आए, प्रोसीजर से आए और अपनी टेक्निकल जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको ठीक करके आए। अब हमारे प्लेयर जो है उनका माइंडसेट वही है T20 वाला। आप कोई भी यंगस्टर उठा के देख लो, आप उसकी बैटिंग देख लो, उसमें आपको T20 की झलक नज़र आएगी। तो अगर आप T20 की क्रिकेट खेलेंगे तो आप किस तरह टेस्ट की टीम में आ सकते हैं? एक प्लेयर है अजान अवैस, जिसको हम देख रहे हैं कि यार वो ओवर द ईयर्स रन करता आ रहा है। एक प्लेयर है शामिल हुसैन, जो कि उसने अभी भी फाइनल में स्कोर किया। तो मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स को चाहिए कि अपनी बेसिक्स पे काम करें, क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होगी, उसको आप अपने करियर को भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी बैटिंग में ईज भी ला सकते हैं, आप एक कंफर्ट जोन में रह के आप बैटिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे प्लेयर्स की बेसिक्स भी स्ट्रांग हो, साथ ही साथ उनको बिल्कुल सही। सब कुछ जो है ना वो हमारी जो क्रिकेट टीम है काफ़ी स्ट्रांग है, बस दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो बड़े मायूस हैं। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने टाइम दिया, वक्त। नाज़रीन, चूँकि वीक का एक आखिरी प्रोग्राम था तो मैंने ज़रूरी समझा कि क्रिकेट के मैदान से भी जो है ना खबर को शामिल करना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद प्रोग्राम जारी है। खुदकुशी या कत्ल,
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा का केस अब एक संगीन मुआमा बनता जा रहा है। क्या पुलिस सच छुपा रही है या फिर कातिलों को बचाने के लिए कोई बड़ी फिल्म चलाई जा रही है? मीर रजा केस अब एक नए मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां इंसाफ और निज़ाम तफ्तीश आमने सामने खड़े हैं। तफ्तीश तो अभी शुरू हुई थी, लेकिन नए शवाहिद से पहले ही पर्दापोशी का महाज खुल गया है। वालिदैन की दुहाई है कि पुलिस सच नहीं बल्कि अपना मन घड़त बयानियां साबित करना चाहती है। शहर कायद में एक बार फिर इंसाफ के कत्ल की बू आ रही है। कराची के इस हाई प्रोफाइल केस में वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। पहली बार पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा को तफ्तीश के लिए तलब किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर उसामा से 2 घंटे तक सख्त सवालात किए गए। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और हकाइक पर सवालात का सिलसिला जारी रहा, जबकि मामला अब अदालतों और थानों से निकलकर वज़ीर आला हाउस तक पहुंच गया है। मीर रजा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एक खत लिख दिया है और इस खत में सिर्फ मुतालबा नहीं बल्कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर एक चार्जशीट दी गई है। जिब्रान नासिर का कहना है कि पुलिस की मौजूदा टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए। खत में यह संगीन इल्जाम भी लगाया गया है कि नई टीम भी वही पुराना राग अलाप रही है जो साबका टीम का था, यानी कत्ल को खुदकुशी साबित करने की जिद। जिब्रान नासिर ने DIG ईस्ट, SSP ईस्ट और दीगर आला अफसरान के खिलाफ आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती इन अफसरान को ओहदे से हटा दिया जाए। क्या पुलिस के आला अफसरान इस केस में रुकावट है? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब सिंध हुकूमत को देना होगा। वालिदैन का कहना है कि जब पुलिस ने मदद नहीं की तो उन्हें खुद जो है वो गाड़ी का सुराग लगाना पड़ा। जब शवाहिद पुलिस को दिए गए तो कई दिन तक इन्हें लैब क्यों नहीं भेजा गया? ये सुस्ती थी या जानबूझकर शवाहिद मिटाने की कोशिश? कई टीम आई है इन्वेस्टिगेशन कि अगर 5-6 दिन में इनकी सिम सही नजर नहीं आई तो हम करने वाले फैसला हम है। अभी तक वजीर आला नहीं आया मिलने के लिए, ना कॉन्डोलेंस किया उसने, एक बार भी हमें नहीं बताया। हम तो पहले दिन से उनको कह रहे हैं मगर एक बार भी उन्होंने पूछा नहीं। इतना बड़ा ये सिस्टम इनका कोलैप्स कर गया पुलिस का, उस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना हमारे से राब्ता किया। तो मैंने तो वजीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी इसको देखें। आज 22 दिन हो गए, हमें इंसाफ दिलवाएं, यहाँ से उम्मीद नहीं लग रही हमारी। इस केस में मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए, मुजरिमान को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सिंध की हुकूमत जो है वो किसी और ही चीज़ में जो है वो गुम है। सिंध की जो हुकूमत है वो दाल देख रही है और दाल में फिर कुछ काला देख रही है, फिर उल्टी गिनती स्टार्ट कर रही है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अगले रनडाउन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।